फार्मेसी फील्ड में आप लोगों की सैलरी कैसे डिसाइड की जाती है। आज की वीडियो में थोड़े ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स को हम कैलकुलेट करेंगे कि आपको अगर कोई कंपनी सैलरी ऑफर करती है तो कौन से टॉपिक को वो कंसिडर करती है, कौन से टॉपिक को डिस्कस किया जाता है मैनेजमेंट में आपको सैलरी भी देने से पहले। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से फील्ड में किस वे से सैलरी आगे आपकी बढ़ेगी और कौन सी फील्ड में किस तरह से काम किया जाता है, कोर हो या फिर आईटी हो। इसके बारे में थोड़ी सी आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम के ऊपर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम के ऊपर हमें ज्वाइन हो जाओ। वहां पे आप लोगों के साथ हम डेली बात करते हैं, जॉब के रिलेटेड अपडेट्स आपको वहां पे मिलते हैं। नंबर वन थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों देखिए, फार्मेसी फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स आती है। फार्मडी आता है, बी फार्मेसी आता है, डी फार्मेसी आता है। उनमें से आप कौन सा क्वालिफिकेशन लेकर बैठे हो उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड होती है। अब इसका रीज़न भी यही है कि एम फार्म हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, बी फार्म हो तो सिर्फ डिग्री की है, डी फार्मेसी की है तो सिर्फ आपके पास डिप्लोमा है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी में बहुत डिफरेंस पड़ेगा। ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि कंपनीज के क्वालिफिकेशन के हिसाब से कंपनीज काम करती है। हर एक फैक्टर में हर एक फील्ड को काम नहीं होता है। जैसे कि क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, ऐसे जो फील्ड्स है इंडिया में जिसकी ग्रोथ अभी तक नहीं हो पाई है, ऐसे फील्ड में फार्मडी वालों लोगों की ज़्यादा डिमांड होती है। अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करूँ या फिर QA QC ऐसे फील्ड्स में एम फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी वाले लोगों की ज़रूरत होती है। अगर मैं IT कंपनीज की बात करूँ, PV हो गया, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट हो गया, ऐसे फील्ड्स जहाँ पे थोड़ी बहुत ग्रोथ अभी भी हो चुकी है और जिसके चांसेस भी है, जहाँ पे मास्टर ऑफ फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों भी फील्ड्स चलती है। तो इस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका क्वालिफिकेशन आपकी सैलरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई और बंदा, मैं और मेरे जैसे कोई और यूट्यूबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 में बात की कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वैसे ही पॉइंट नंबर 2 में बात आ जाती है कि आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है। देखो, एरिया ऑफ वर्क में 2 फील्ड्स में फार्मेसी फील्ड में आज की डेट में डिवाइडेशन होता है। बहुत सारे वीडियोस में यह पॉइंट में डिस्कस किया है। कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपको काम करना होता है। और यहाँ पे कोर फार्मा में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, QA QC जैसे फील्ड्स आते हैं। तो इसके हिसाब से भी सैलरी वैरी करती है। IT इंडस्ट्री में जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग के डेज में आपको अच्छी मिलती है, ग्रोथ भी उसको अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पे कोई बात ऐसी होती है कि कोई लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती, या फिर कई बार कि अपने खुद के जो पैशन होता है काम करने का, यहाँ पे नहीं सूट हो पाते। कोर फार्मा में बात करूँ तो यहाँ पे स्टार्टिंग थोड़ी सी कम होगी, लेकिन आगे जाकर आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी। नंबर 2 थिंग, यहाँ पे आपको कोर फार्मेसी के साथ आप जुड़े हुए होते हो, इसलिए आपको फील्ड के साथ जुड़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है एज कम्पेयर टू दिस कोर IT इंडस्ट्री, जहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर काम होता है। हालांकि ये भी फार्मा रिलेटेड ही है, लेकिन बात यही है कि यहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल करते हो कॉलेजेस में, पंचिंग ऑफ टैबलेट, ऐसे जो सारी चीज़ें होती है, ये आपको कोर फार्मा में देखने को मिलती है। और IT में आपको सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर डॉक्यूमेंट्स हैंडल का काम होता है, चाहे वो PV हो, चाहे वो CDM हो, चाहे ETMF हो, या फिर कौन सी भी कंपनी हो IT इंडस्ट्री की। जैसे हमने 2 फील्ड्स को डिवाइड किया, तो वैसे ही हम सबसे पहले आते हैं कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर। यहाँ पे भी 3 पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नंबर 1 थिंग, कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन से एरिया ऑफ वर्क में वो कंपनी काम करती है। ऑन्कोलॉजी के ड्रग्स है या फिर साइकोलॉजी के ड्रग्स है या फिर कोई नॉर्मल जनरल मेडिसिन है, कौन से एरिया में काम करती है। नंबर 2 थिंग, कंपनी का लोकेशन कौन सा है। क्या कंपनी मुंबई, पुणे, मुंबई, दिल्ली जैसे सिटी में है, या फिर सेमी अर्बन एरिया जैसे बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, ऐसे एरिया में। इसके ऊपर भी सैलरीज बहुत ज़्यादा वेरी करती है। अगर आप मुंबई के किसी बंदे से उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सैलरी पूछोगे तो आपसे 2-4 हज़ार वो ज़्यादा ही कमाता होगा। रीज़न इसका ये है कि मेट्रो एरियाज़ में सैलरी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होती है, कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, कंपनीज़ के प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इस वजह से कोर फार्मा में ज़्यादा सैलरीज ऑफर करती है मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में। वैसे अगर आप सेम अर्बन एरिया में या फिर कोई नॉर्मल एरिया जैसे कि जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ऐसे एरिया में थोड़ी सी सैलरी कोर फार्मा में कम होती है।
नंबर 2 थिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कोर फार्मा में कौन से टाइप की है। जैसे कि लोकल कंपनीज होती है, कुछ लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है और कुछ मल्टीनेशनल कंपनी जैसे हम एमएनसी कंपनीज बोलते हैं। अगर दोनों में सैलरी में डिफरेंस इस वजह से होता है कि अगर जो एमएनसी कंपनी होती है उसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, जो लोकल कंपनी होती है उसके पास एज कम्पेयर टू एमएनसी कंपनी ज़्यादा पैसे नहीं होते, इसलिए ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ की सैलरी लोकल फार्मा कंपनीज में थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू दिस एमएनसी कंपनीज। एमएनसी कंपनी मतलब कौन सी कंपनीज? लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, मैनकाइंड हो गया, सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज हो गया, इस सारी की सारी एमएनसी कंपनीज मानी जाती है। इनके कारोबार बहुत बड़ी है, इसलिए इन्हें एमएनसी कंपनी बोला जाता है। कोर फार्मा के बाद हम बात करते हैं अभी आईटी इंडस्ट्री की, जहाँ पे मैं खुद काम करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आती है आपके सैलरी डिसाइड करने के लिए वो है कि कंपनीज की पॉलिसीज क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी भी चीज़ यही है कि कंपनीज की पॉलिसीज़ आप लोगों के लिए क्या है। जैसे कि कुछ कंपनीज होती है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कंपनीज फ्रेशर लोगों को कम सैलरीज देती है। उनका बिजनेस मॉडल कॉस्ट सेविंग मॉडल के ऊपर होता है कि फ्रेशर लोग को हायर करो, ज़्यादा अमाउंट में हायर करो, उनसे काम करवा लो, और सैलरी वो फ्रेशर लोग को ज़्यादा नहीं देते, लेकिन फ्रेशर लोग खुश होते हैं इन बड़े एमएनसी कंपनीज में जाने के लिए, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें जॉब मिल जाता है। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इनका ये ट्रूथ यही है, इनका सच भी यही है कि ये कॉस्ट सेविंग मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे क्लाइंट से पैसे तो आते हैं लेकिन बाकी के पैसे या फिर फ्रेशर लोग को ज़्यादा सैलरीज ऑफर नहीं की जाती है। मेरा इशारा किस तरफ है ये आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कंपनीज की पॉलिसीज़ का मतलब क्या होता है। फ्रेशर लोगों के लिए कैसी पॉलिसीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज काम करती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो फ्रेशर लोग को या फिर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो सैलरीज अच्छी ऑफर करती है। इसका रीज़न यही होता है कि वो कंपनीज क्वालिटी को या फिर वो कंपनीज ज़्यादा ह्यूमन नेचर को या फिर ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है। ह्यूमन वेलफेयर इन द सेंस कोई चैरिटी नहीं करती वो कंपनी, आप लोग वहाँ पे जाके काम करते हो, लेकिन अच्छी सैलरीज मतलब कंपनीज की अच्छी पॉलिसीज़ होती है, कंपनीज खुद से ज़्यादा देना चाहती है। यही रीज़न होता है कि वहाँ पे सैलरीज नो मैटर आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, अच्छी सैलरीज वहाँ पे मिलती है। नंबर 2 थिंग जो ये आईटी कंपनीज में बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि क्लाइंट के कैसे पैसे है। जैसे कि क्लाइंट कौन सा है उसके ऊपर आपकी सैलरी आती है। जी आईटी कंपनीज होती है दोस्तों, ये काम करती है दूसरों के लिए, दूसरों के प्रोडक्ट्स के ऊपर ये काम करती है। इनका खुद का कई बार ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते। अगर वो कोई ऐसी कंपनी है जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए काम कर रही है तो उसके अपने खर्चे अपने कुछ अच्छे काम होते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आईटी कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटर हो चुकी है, बहुत चांसेस है कि उसके खुद के कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और क्लाइंट के लिए काम करती है। अगर सामने वाला क्लाइंट जो होता है वो कितने अच्छे खासे पैसे लुटाता है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि उस प्रोजेक्ट में जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को कितनी अच्छी सैलरी मिलेगी। वैसे इसमें और एक क्लॉज यही आ जाता है कि कंपनीज की पॉलिसीज़ क्या है, कंपनीज देना चाहती है अच्छी से अच्छी सैलरी देना चाहती है या नहीं चाहती, वो डिपेंड होता है उनके ऊपर। लेकिन हाँ बिल्कुल ये सच बात है कि क्लाइंट के ऊपर भी सैलरीज डिपेंड होती है। अगर अच्छा क्लाइंट होता है तो अच्छी सैलरीज मिलती है, लेकिन कई बार ये फ्रेशर लोगों की पॉलिसीज़ में ये चीज़ आ जाती है और सैलरीज नहीं मिल पाती। आईटी कंपनीज में स्पेशली एज अ फ्रेशर हाँ एक्सपीरियंस आने के बाद सैलरी अच्छी खासी मिलती है। ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बात की कि आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी। इनमें से कोई पॉइंट अगर रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात कर देना। दूसरा पॉइंट कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे जल्दी से जल्दी हमें 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर पहली बार आए तो इस वीडियो को शेयर कर देना आपके फार्मेसी के दोस्तों के साथ। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।